हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दुनिया हैरान, इन देशों से मिला इतना बड़ा धोखा। भारत ने अचानक दागी मिसाइल, पूरा खेल पलटा। पीएम मोदी। चलो देखें क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के साथ ऐसा धोखा न ही आज पहली बार हुआ है और न ये लास्ट टाइम होने वाला है। ये अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तमाम वेस्टर्न देश भारत को हमेशा ही क्रिटिकल टाइम्स पे धोखा देते आए हैं। हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि आतंकवाद और रेडिकल इस्लामिक आतंकी संगठनों के खिलाफ ये जो भारत की लड़ाई है, इसमें एक अकेला देश है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा होगा। सिचुएशन कुछ भी हो, ये देश भारत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और वो देश है इजराइल। क्योंकि भारत और इजराइल दोनों देश आज की डेट में बेसिकली एक ही तरह के एनिमी से लड़ रहे हैं, और वह रेडिकल आतंकी सोच वाले कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन। पिछली रात को क्या ड्रामा हुआ और सुबह 4 बजे पाकिस्तान के डीजे एसपीआर ने क्या रोना धोना किया है, उसके बाद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के साथ क्या धोखा किया, टर्की का कौन सा प्लेन पाकिस्तान में लैंड हुआ, उसके बाद आईपीएल टीम्स की सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार ने क्या इंतजाम किए और बीबीसी के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, इसके साथ ही कई सारी इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक न्यूज निकल कर आ रही है जो कि भारत के मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को लेकर। भारत की लगातार वार्निंग के बावजूद पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर ड्रोन्स फायर कर रहा था, लेकिन पिछली रात को क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक स्टेप ऊपर जाते हुए भारत की सिटीज के ऊपर लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक और सबसोनिक मिसाइल्स भी फायर कर दी। ऊपर से पाकिस्तान की एक भारत के बॉर्डर से करना चाहिए था यार। अगर इस मिसाइल की डायरेक्शन देखें तो ये सीधा भारत की कैपिटल यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ आ रही थी। सबसे पहले मिसाइल सिरसा के ऊपर ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर ली, एंड उसके बाद फिर भारतीय सेना ने अपना असली तांडव शुरू किया। सुबह 3 से 4 बजे के बीच भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर मिलिट्री बेसिस पे कर रहे हैं। इनमें रावलपिंडी, लाहौर, वो हमारी सिटीज पे कर रहे हैं, हम मिलिट्री बेसिस पे टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने एक सिटी के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजी है। हमने बैलिस्टिक आपको भी हमने भेजी नहीं भेजी? क्यों नहीं भेजी? ब्रह्मोस भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेजी? ईंट का जवाब पत्थर। पूरा नरवाल, नूर खान एयरबेस, ये सब शामिल है। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ये अटैक्स रोकने में बिल्कुल फेल साबित हो गए हैं, और ये जानकारी पाकिस्तान के डीजे एसपीआर ने सुबह 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही दी है। यानी कि इन लोगों की इतनी बजी है कि ये सुबह 3-4 बजे आकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दुनिया के आगे रोना धोना रो रहे हैं कि भारत इनके ऊपर हमले कर रहा है। भारत का रिस्पॉन्स तभी सीज फायर के बाद भी फायरिंग कर रहे थे ये। वाह, इतना खतरनाक था कि पाकिस्तान की सरकार ने अपनी पूरी एयर स्पेस ही क्लोज कर दी और अपने फाइटर जेट्स एयरबोर्न कर दिए। फाइटर जेट्स की कुछ डॉग फाइट की न्यूज आ रही है, लेकिन वो अनकंफर्म न्यूज है जिनको हम भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। सुनने में सारा पाकिस्तान के लोग भी रात भर कई सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करके खुद ही सबूत दे रहे हैं कि उनकी सिटी में भारत ने कितने हमले किए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की और पाकिस्तान। मैं तो ये देख रही हूँ, इतने पागल हैं। तुम्हारे वहाँ पे अटैक हो रहा है, तुम अपने घरों में रहोगे, ये तो ऐसे झुंड में सड़कों पे चल रहे हैं। ये क्या सिचुएशन है? इनको ब्लैकआउट और वॉर का पता ही नहीं है क्या करना होता है। पीट रहे थे तो फिर रुकना नहीं चाहिए। हाँ, वही तो, वो तो आई। पहलगाम हमले के बाद टर्की एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में आकर लैंड होते हैं। उसके बाद टर्की नेवी का नेवल वॉरशिप बुयूकादा कराची पोर्ट के ऊपर डॉक होता है। और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल टर्किश एयरलाइन का कार्गो प्लेन कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ। फिर से? कराची से पहले ये वियतनाम गया था और वहाँ से डायरेक्टली पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के ऊपर ये कार्गो प्लेन लैंड हुआ है। अब सोचने वाली बात है कि अचानक से टर्की और पाकिस्तान के बीच ये कार्गो फ्लाइट्स इतनी ज्यादा कैसे स्टार्ट हो गई हैं, जबकि बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों का लिटरली $1 बिलियन के आसपास है। अब ऑब्वियस है कि अगर ये कार्गो प्लेन और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अचानक से पाकिस्तान के इतने चक्कर लगाएंगे तो इसका तो यही मतलब होता है कि टर्की इस समय पाकिस्तान को लगातार हथियार, एमुनिशंस या फिर ड्रोन सप्लाई कर रहा है। तीसरी अपडेट आ रही है आईपीएल को लेकर। 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग के मैच को बीच में रोक दिया गया था। उसके बाद से दोनों टीम के प्लेयर्स और स्टाफ मेंबर्स हिमाचल प्रदेश में फंसे थे। कई सारे प्लेयर्स और स्टाफ मेंबर्स फॉरेन कंट्रीज से वैल्यू ऐड कर रहे हैं भैया। सुनिश्चित करना सोल्जर वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि प्लेयर वैल्यू ऐड करेगा। क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के कारण नॉर्थ इंडिया में सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, इसलिए न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल भारत सरकार ने दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के लिए एक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का अरेंजमेंट किया था। सभी टीम मेंबर्स और प्लेयर्स को हैवी सिक्योरिटी में धर्मशाला से जलंधर तक लिया गया, जो कि बाय रोड गए थे। उसके बाद जलंधर से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन में गए, एंड उसके बाद दिल्ली से आगे इन सभी प्लेयर्स को फ्लाइट के जरिए दूसरी वहाँ हमारे सोल्जर्स
बॉर्डर पे बैठे क्रिकेट के हैं, हाँ, बेड तक नहीं उनको सोने के लिए मिल रहा, गोलियों की बौछारों में हैं, खाना भी उनको पता नहीं क्या मिलता होगा, यहाँ पे इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। कईयों को बुरा लगेगा या फिर वापस अपने घर भेजा जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बीबीसी उर्दू उनके लोग नहीं होंगे ना, जो कि मिलिट्री सबसे में। ज्यादा कवरेज पाकिस्तान की करता है और पाकिस्तान बेस्ड टीम ही इसको ऑपरेट करती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीबीसी न्यूज उर्दू ने अपनी रिपोर्टिंग में भारत के खिलाफ काफी सारा फेक प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने बीबीसी उर्दू के ट्विटर अकाउंट को भारत में बैन कर दिया है। हालांकि बीबीसी न्यूज उर्दू का यूट्यूब चैनल और वेबसाइट अभी भी भारत में चल रहे हैं एंड हो सकता है कि अगले Why are we so slow in taking actions? भैया, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स अभी भी चल रहे हैं, पीछे जो थोड़े बैन किए थे वही बैंड है, उनके दूसरे दो दो चैनल्स जो तीन तीन खोल के बैठे हैं उसके अंदर वो अभी भी वीडियोस डाल रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो वीडियोस भी डाल रहे हैं इस लड़ाई की भी, और वो भी हमारी इंडियन कंटेंट, जैसे रौनक की होगी, इनकी होगी, उन्हीं वीडियोस को, प्रशांत धवन की, उनकी वीडियोस पे बैठ के रिएक्शन दे रहे हैं। भैया आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इनको, प्रशांत धवन को, रौनक को, उनकी वीडियो के लिंक्स, पाकिस्तानियों के लिंक्स भेजो और कहो इनको स्ट्राइक दो। भैया हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं इन सबको ब्लॉक करती, पाकिस्तानियों को, ऐसे यूट्यूब चैनल्स जो एंटी इंडिया नरेटिव्स करते हैं उनको क्यों नहीं बैन कर रही? वी नीड टू टेक स्ट्रिक्ट एंड क्विक एक्शन, सिंपल। भारत में बैन कर दिए जाएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आईएमएफ और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि $7 बिलियन मिल गया उनको पैकेज के तहत वो भी मिल गया, सीजफायर भी हो गया, और क्या चाहिए। उसको पिछले कल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स ने एक फॉर्मेलिटी वाली वोटिंग करके आपस में पास कर दिया है एंड अब ये $1 बिलियन पाकिस्तान की सरकार को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। $1 बिलियन भारत की करेंसी में 8,500 करोड़ रुपीस होते हैं और पाकिस्तान की करेंसी में 28,150 करोड़ रुपीस बनते हैं। यानी कि पाकिस्तान के पास हथियार और एमुनिशन परचेज करने के लिए पैसा आ गया है। अब इसका सबसे बड़ा दोषी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है एंड इसके पीछे भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वो तो हो है ही है, पर क्या हमने पूरा जोर से इसको किया था वहां पर? क्या हम बोले थे, खड़े हुए थे, चीखे चिल्लाए थे, पूरा दम लगाया? अगर हम में इतना होता तो कैसे जरूरत थी इनको देने की? इतना वाला सुनने में तो ये आ रहा है कि हमने कुछ बोला ही नहीं या ज्यादा कुछ किया ही नहीं। एक न्यूज में तो मैं ये सुन रही थी, आईएमएफ नहीं है, यूएस नहीं है। चलो हाँ, आईएमएफ बोल, पर वो कह रहे हैं कि मोस्टली यूएस से उसको कंट्रोल करता है। आई डोंट नो भैया करता है कि नहीं, अगर करता भी है तो हमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि जरूरत नहीं हो, क्योंकि यूएसए को इंडिया की जरूरत है चाइना की वजह से। अभी अपर हैंड हमारा था, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए था, मेक श्योर करना चाहिए था। 1 बिलियन क्या होता है, इंडिया के पास ट्रिलियंस है। हाँ, पर फिर भी कि नहीं मिले, ये 1 बिलियन भी ना मिले उनको। मैं तो ये बोल रहा हूं, इंडिया इतना पावरफुल है कि उसको, हाँ वो तो है ही, पर हमें पूरी जोर लगानी चाहिए थी, पूरा ताकत अपनी करनी चाहिए थी। आईएमएफ में किस देश को पैसा देना है या फंड्स देने हैं या फिर किसको नहीं, इसका जो रिव्यू मीटिंग होती है उसमें वोटिंग का भी प्रावधान होता है। तो वोटिंग हुई ना, जो वोटिंग होती है उसमें सभी देशों के वोट्स की वैल्यू एक बराबर नहीं होती है। कौन सा देश आईएमएफ में कितना कंट्रीब्यूशन देता है ये डिसाइड होता है एक फॉर्मूला से, जिसमें किसी भी देश की जीडीपी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमिक वायबिलिटी और इंटरनेशनल रिजर्व्स को इंक्लूड किया जाता है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर जीडीपी है तो हमारी नहीं तो इतनी है, हम तो टॉप में हैं। आईएमएफ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है अमेरिका, क्योंकि ऑब्वियस है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो बोलना चाहिए था ना, ट्रम्प पे प्रेशर मारो। अमेरिका के बाद जापान, उसके बाद चाइना, तो जर्मनी, उसके बाद ये सब अपन नहीं है, उसके बाद यूके यानी कि ब्रिटेन, पाकिस्तान का साथ देंगे। अभी जो 6 देश भारत से ऊपर हैं, इनके वोटिंग शेयर की बात करें तो अमेरिका का वोटिंग शेयर 100 में से 16.5% है, यानी कि एक अकेले अमेरिका की वोट की वैल्यू 16.5% है। फिर भी अगर 100 में से देखो 16% इज नॉट दैट ग्रेट। तो अगर सब लोग करें या मेजोरिटी करे तो भी, अगर यूएसए देना भी चाहे तो नहीं हो सकता। तो खाली ब्लेम यूएसए का नहीं है, ये दिखाना चाहिए। आई होप ये बताएं कि किस किस ने उनको देने का यस किया था, ताकि पता तो चले हैं कौन ये देश। की वैल्यू है 6% ईच। उसके बाद जर्मनी की वोटिंग शेयर की वैल्यू है हमारी कितनी है इंडिया की, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन के वोटिंग शेयर की वैल्यू है 4% ईच। इसके बाद भारत की वोटिंग शेयर की वैल्यू है 2.6%। अभी जो हमारे ऊपर 6 देश आते हैं, इनका टोटल बनता है 42%। जीडीपी बढ़ाओ फिर अपनी भैया, 42% से भी ज्यादा बनता है और यहीं पर गेम खत्म हो जाती है। अब पिछले कल भी यही हुआ, पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देना है या फिर नहीं, इसके लिए जो वोटिंग हुई उसमें भारत ने एब्सटेन किया, यानी कि हमने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि आईएमएफ की इस वोटिंग के अंदर नो वोट करने का प्रावधान ही नहीं होता। एब्सटेन क्यों किया, नो क्यों नहीं किया हमने? अलाउड नहीं है, नो नहीं कर सकते। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपना केस काफी स्ट्रांगली रखा और बताया कि कैसे पाकिस्तान की सरकार तो क्या कर आज सकते भी हैं? इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन करते हुए
आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अमेरिका समेत ये वेस्टर्न देश भारत की बात बिल्कुल नहीं माने और पाकिस्तान को $1 बिलियन दे दिए। अमेरिका का वोटिंग शेयर ही 16.5% है। अगर अमेरिका भारत की साइड आ जाता तो कई सारे देश अमेरिका को फॉलो करते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी भारत का साथ नहीं दिया। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच इस समय भारत के लिए पाकिस्तान की फंडिंग रोकना काफी उन्होंने हमारा IMF में साथ नहीं दिया, पर उसने बोल दिया कि सीजफायर करो, हम सीजफायर के लिए मान गए। क्यों भाई, जब वो हमारे साथ नहीं है तो क्यों कर रहे हैं हम? IMF की प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब 1 बिलियन जो है इतना बड़ी बात नहीं तो अभी क्यों मेरे तो अदर रीजंस जो है इंडिया को सीजफायर एग्री नहीं करना चाहिए था, वही तो मैं कह रही हूँ। इसलिए भारत इसकी तैयारी पिछले कुछ दिनों से लगातार कर रहा था। अब पाकिस्तान इसको अपनी जीत के तौर के ऊपर देख रहा है। हैरानी मुझे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हो रही है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में काफी बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने तुरंत ही पाकिस्तान की सारी फंडिंग को रोक दिया था, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट बनने के बाद पाकिस्तान के F-16 फाइटर्स के लिए सबसे पहले $400 मिलियन की स्पेशल पैकेज दिया एंड अब IMF के थ्रू पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज भी पास कर दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्योंकि भैया वो पाकिस्तान को फ्यूचर में किसी चीज के लिए यूज करना चाहते हैं। हर कंट्री जो है अपना फायदा देखती है, वो अपना फायदा देख रहा होगा कि भैया इनको देंगे, कल को हमें कुछ काम कराना हुआ तो कर लेगा। वेपन्स मैन्युफैक्चर करता है, वो वेपन्स को बेचता है। उसको तो पैसे चाहिए होंगे, उसको अपने देश की इकोनॉमी आगे लेके जानी है। हद ही है यार। अमेरिका और ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं, इन सब ने दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर लिया है। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इवन G20 भी। इनके ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये फ्रांस ने क्या किया, मैं तो वो सोच रही हूँ, क्या फ्रांस ने IMF में नहीं बोला कि नहीं देना या कुछ उस टाइप से, कि उसने भी यस कर दी थी? मेन तो वो भी पता करो। संगठन बनाए जा रहे थे उस समय, मिलिट्री और अर्थव्यवस्था दोनों के मामले में यही देश सबसे पावरफुल थे। इन सभी संगठनों का फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर जो है वो इन्हीं देशों ने मिलकर बनाया है, इसलिए इन सबके हेडक्वार्टर्स भी अमेरिका, फ्रांस और इन सभी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ही देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि इन सब संगठनों के ऊपर इन्हीं का होल्ड है, इसलिए अमेरिका एंड उसके एलाइज इन इंस्टीट्यूशंस का यूज बस अपने खुद के फायदे के लिए करते हैं। किस देश को फाइनेंशियल एड देनी है, किसको मदद करने के लिए लोन देना है, किसके ऊपर सैंक्शंस लगाकर सर्विलांस और मॉनिटरिंग को स्ट्रिक्ट करना है, ये सब डिसाइड करते हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इन सब ने यस कर दिया था, इसका मतलब क्या? मैं खिलाफ जाकर पाकिस्तान का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दिस इज शॉकिंग यार। देखिए, दो कंट्रीज में फाइट हो रही है, इंडिया स्ट्रॉन्गर है, इंडिया को उसको पीट देना चाहिए। IMF को लोन मिलता है नहीं मिलता, वो एक दिन के उसी वक्त थोड़ा वेपन तो आने वाले थे। आपने प्रिपेयर किया हुआ है, आप रेडी हैं, आप उसको पीट रहे हैं, वो पिट रहा है, तो आप पीट के खत्म करिए ना काम। आपको जो लैंड लेने लीजिए, PO की वापस लेनी है, आप जो करना है करिए। बीच में वो मिल रहा है, वो तो फ्यूचर के लिए मिल रहा है, उसे अभी थोड़ा कहीं जाके उसको वेपन बना के देगा कोई, उसको टाइम लगता है वेपन बनाने में। पॉइंट ये था, इंडिया पीट रहा था, इट शुड हैव कंटिन्यूड इट और काम खत्म करना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं है, अंदर की बात पता नहीं। आपको अपनी लैंड ले लेनी चाहिए थी, जो उसने ले रखी है आपकी लैंड, यू टेक योर लैंड बैक। अगर वो दिल्ली के ऊपर अपने मिसाइल भेज रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल, तो आप बैठे हुए आप उसके एयरबेस को उड़ा रहे हैं। अरे तुम्हारी सिटी के ऊपर फेंक रहा है भाई वो। सीजफायर के बाद भी आपके वो लाल चौक पे वो ड्रोन फेंक रहा है और आप बैठ के उसको बोल रहे हो हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, तुमने सीजफायर को उल्लंघन मत करो। सिटी के ऊपर वो फेंक रहा है मिसाइल, तो आपने उनकी सिटी के ऊपर भेजनी चाहिए। यार इजराइल से हमने क्या सीखा पता नहीं, बट हमें सारी बातें नहीं पता। समथिंग इज गोइंग ऑन व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हिच इज वेट एंड सी। वी आर जस्ट गेटिंग अ फ्रस्ट्रेशन आउट। ये नहीं है कि मोदी जी और आर्मी ने कुछ ऐसा वो किया होगा, देयर मस्ट बी समथिंग इनसाइड जो हमें नहीं पता चल रहा। मैं कह रहा हूं एक और अपॉर्चुनिटी चली गई है, हां, वो उसके दुख हो रहा है। वी विल सी नेक्स्ट टाइम। हम वी हैड एन अपर हैंड, हमारे पास मौका अच्छा था, इससे बड़ा यही सोचते हैं कि भैया इससे बड़ा मौका या वो मौका कब कैसे मिलेगा, हाथ में आया हुआ मौका गवा दिया हमने। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।